बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। तो स्टूडेंट, आज जो है हम गुलिस्तान ऑफ सादी का थर्ड लेक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो है हम गुलिस्तान ऑफ सादी की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे और उसके साथ इसके सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हम इसकी टेक्स्ट जो है वो थॉरली पढ़ चुके हैं और इसकी ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करने से पहले जो है आज की बात जो है वो करते हैं और उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमें यार अच्छी बात सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाउ वी विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस ऑफ द लेसन नंबर 8। अब हम जो है इसके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम जो है इसके सिनोनिम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन सेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज What was the advice given by नौशेरवां to his people? नौशेरवां ने अपनी राया को क्या नसीहत की? तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट 5 इयर्स में 9 टाइम्स जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी द आंसर। He advised the people to fight against oppression and injustice. He also advised them to pay for what they get from others. इसने अपने लोगों को जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने की नसीहत की। इसने ये भी नसीहत की कि वो दूसरों से कुछ ले तो इसकी कीमत अदा करे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज ऑफ द किंग। तो ये थर्ड टेल में से क्वेश्चन है और ये 4 टाइम्स जो है स्टूडेंट्स ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। बादशाह की बीमारी के बारे में इत्तबा ने क्या इलाज तजवीज़ किया? इत्तबा से मुराद डॉक्टर्स। नाउ सी द आंसर। द फिजिशियन सजेस्टेड दैट द किंग कुड ओनली बी क्योर्ड बाय द बाइल ऑफ ए पर्सन हैविंग सर्टन क्वालिटीज़। कि हुक्मा ने तजवीज़ किया कि ये बीमारी ख़ास खूबियों वाले आदमी के सुफरा के बगैर ठीक नहीं हो सकती। तो ये सेकंड क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल? और व्हाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल व्हेन एवरीथिंग वाज सेट फॉर हिज किलिंग? स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम टेल 3 और आप देखें कि ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में 15 टाइम्स आ चुका है, इससे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेशन देखते हैं। लड़का आसमान की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराया? इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज की गई है। जब लड़के को मारने के लिए सब मुकम्मल था तो वो आसमान की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराया? नाउ सी द आंसर। The boy was deprived from the love of his parents and justice from the Qazi. They had agreed to kill him. Therefore, he looked to God to seek justice. कि लड़के
को वालदैन की तरफ से प्यार और काजी की तरफ से इंसाफ ना मिला, वो सब उसको मारने पर रजामंद हो चुके थे, तब उसने इंसाफ के लिए अल्लाह की तरफ देखा। स्टूडेंट, ये इसकी जो स्टेटमेंट है बहुत मुख्तसर सी है, लेकिन क्वेश्चन की वर्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसका 3 to 4 लाइन का आंसर बनता है। इसको आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी? काजी का क्या किरदार होना चाहिए? तो स्टूडेंट, ये डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में लास्ट 5 ईयर्स में 11 टाइम्स जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन कभी कभी जो है इस तरीके से भी आ जाता है कि वो काजी की जगह वर्ड जो है वो किंग यूज़ कर लेता है। उसने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये दिया भी हुआ है, वो कहता है कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ किंग। दोनों सूरतों में इसका आंसर सेम ही बनता है। जब आप आंसर लिखेंगे, जस्ट अगर वो काजी पूछता है तो आपने वर्ड वहाँ पे काजी ऐड कर देना है, अगर वो किंग पूछता है तो आपने वर्ड किंग ऐड कर देना है, और आंसर जो है इसका सेम ही होगा। यानी इसकी स्टेटमेंट का जो है तर्जुमा ये है कि काजी का किरदार क्या होना चाहिए। नो सी द आंसर, ए काजी शुड रिमेन इम्पार्शियल इन हिज डिसीजंस, he should not make any difference between the rich and the poor, he should provide justice to everyone। तो अगर यहाँ पे आप देखें कि वर्ड किंग आ जाए, यानी वो पूछता है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ किंग, तो आप यहाँ पे ये सिर्फ जहाँ पे काजी लिखा हुआ है वहाँ पे आप किंग का वर्ड ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर जो है कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। काजी को अपने फैसलों में गैर जानबदार होना चाहिए, इसको अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं रखना चाहिए, इसे सबको इंसाफ फराहम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द किंग वीप, और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द बॉयज रिप्लाई ऑन द किंग? तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ये भी डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जो है 10 टाइम्स आ चुका है। दो तरीके से ये पूछा गया है, एक ये कि बादशाह क्यों रोया, दूसरा ये है कि लड़के के जवाब का बादशाह पर क्या असर हुआ। आंसर इज बॉय स्पीच एंड मिजरेबल कंडीशन मेल्टेड हिज हार्ट, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड द टीयर्स फेल फ्रॉम हिज आईज। कि लड़के की तकरीर और हालत ने बादशाह का दिल पिघला दिया, इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द किंग रिकवर? तो ये क्वेश्चन भी जो है ये थर्ड टेल में से लिया गया है। आपने स्टूडेंट देखा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो थर्ड टेल में से ही एक्सरसाइज में ऐड किए गए हैं, और प्रीवियसली हमने जब ट्रांसलेशन को देखा था तो उसमें भी आप देखें जो थर्ड टेल है उसमें ट्रांसलेशन जो है वो ज़्यादा दफ़ा आई है, इसलिए थर्ड टेल को जो है ना आपने और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। तो ये 6 टाइम क्वेश्चन आया है, बादशाह कैसे ठीक हुआ? आंसर इज द किंग प्रेफर्ड द लाइफ ऑफ द बॉय टू हिज ऑन लाइफ, अल्लाह बिकेम हैप्पी विद हिम, ही टुक पाइटी ऑन हिम एंड ब्लेस्ड हिम विद हेल्थ। बादशाह ने लड़के की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर तरजीह दी, अल्लाह इससे खुश हुआ, अल्लाह ने इस पर अपना करम फरमाया और वो सेहतयाब हो गया। सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। स्टूडेंट, हमने जो है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है। अब जो है हम लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है आंसर शुड बी 50 to 100 वर्ड्स, लेकिन चूंकि हमारे जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस ही आते हैं जिसमें हमने 3 to 5 लाइंस का आंसर देना होता है, और समटाइम ये होता है कि एग्जामिनर जो है इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन उठा के जो है वो शॉर्ट के तौर पे दे देता है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन एज ए शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे, यानी हमने इसका जो आंसर होता है वो 3 to 5 लाइंस में ही देना होता है। तो अक्सर हमने देखा है कि बोर्ड्स के पेपर में जो है वो ये जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं जिसकी रिक्वायरमेंट जो होती है 50 to 100 वर्ड्स होती है, और समटाइम जो है टेक्स्ट में 100 to 150 वर्ड्स की भी रिक्वायरमेंट है।
तो लेकिन हम जो है इसको शॉर्ट आंसर्स में ही डील करेंगे। तो अब जो है हम इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ नौशेरवा। कि नौशेरवा के किरदार पर नोट लिखें। आंसर इज नौशेरवा वाज ए फेमस पर्शियन किंग। ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। हिस्ट्री टेल्स अस नौशेरवा's period was a golden period. People were happy and the country made a great progress. तो स्टूडेंट ये जो है वो नौशेरवा जो कि एक ईरान का बादशाह था उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो इसका हमने आंसर पढ़ा है, इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। नौशेरवा ईरान का मशहूर बादशाह था, वो अपने इंसाफ की वजह से मशहूर था। तारीख बताती है कि नौशेरवा का दौर सुनहरी दौर था, लोग खुश थे और मुल्क ने तरक्की की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ किंग। बादशाह का क्या किरदार होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने आपको जो है ये प्रीवियस भी बताया है कि क्वेश्चन जो है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी, वही क्वेश्चन जो है उसी में व्हाट शुड बी द रोल ऑफ किंग आ जाए तो आप आंसर वहाँ से भी ले सकते हैं और वो लिख सकते हैं, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो इसका आपने अलहदा से आंसर याद करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए किंग शुड नॉट बी ए सेल्फिश मैन। He should be a just and an honest person. His wisdom should be seen in his orders. He should not make any difference between the rich and the poor. He should provide justice to everyone. एक बादशाह को खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, इसको ईमानदार और इंसाफ पसंद होना चाहिए, इसको अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं रखना चाहिए, इसे अब सबको इंसाफ फराहम करना चाहिए। स्टूडेंट ये भी आंसर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, आप चाहे तो ये लिख दें, नहीं तो वो जो काजी वाला है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, कैन एन अनजस्ट किंग फ्लोरिश। कि क्या एक नाइंसाफ बादशाह फल फूल सकता है या तरक्की कर सकता है। आंसर इज नो, एन अनजस्ट किंग कैन नेवर फ्लोरिश। हिज अनजस्ट डिसीजंस मेक पीपल फ्यूरियस एंड मेक्स हिम हेटफुल पर्सन। नहीं, एक नाइंसाफ बादशाह फल फूल नहीं सकता, इसके नाइंसाफ फैसले लोगों को मुश्तिल कर देंगे और इसको काबिल नफरत बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मॉरल लेसन डू यू गेट फ्रॉम द सेकेंड टेल। यहाँ पे जो है वो मॉरल लेसन का पूछ लिया है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। आप दूसरी हिकायत से क्या इखलाकी सबक हासिल करते हैं। नाउ सी द आंसर, वी लर्न दैट वी शुड बी जस्ट एंड ऑनेस्ट। वी शुड अवॉइड इवन द लिटिल डीड्स ऑफ क्राइम। ए लिटिल डीड ऑफ क्राइम कैन रिजल्ट इन बिग रूइन। हम सीखते हैं कि हमें मुनसिफ मिजाज और ईमानदार होना चाहिए, यहाँ तक कि हमें छोटी से छोटी गलती से भी इज्तनाब करना चाहिए। एक छोटा सा जुर्म भी बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। तो स्टूडेंट ये जो है इसका मॉरल लेसन है, जिसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि हमें जो है वो छोटी से छोटी गलती को भी जो है वो छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी गलती जो होती है वही बाद में तबाही का बायस बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द थ्री टेल्स। कि तीनों हकायतों का मुकाबला और मुआवजा करें। तो ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये अगर वो आपसे पूछेगा तो तीनों का इकट्ठा तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे किसी एक टेल के बारे में पूछ सकता है कि उस टेल के जो है वो मॉरल लेसन को बयान करें या थीम को बयान करें। तो लेकिन हम इसके आंसर को देख लेते हैं। उसने पूछा है कि तीनों हकायात का आपने मुआवजा करना है। तो हम आंसर देखते हैं। ऑल ऑफ सादी टेल्स प्रेजेंट बिफोर अस मॉरल लेसन्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट। के मुख्तलिफ किस्म के इसमें मॉरल लेसन्स हैं। द फर्स्ट स्टोरी गिव्स ए मॉरल लेसन दैट वी शुड रियलाइज द वैल्यू ऑफ सेफ्टी व्हेन वी हैव फेस द रियल डेंजर। तो इसमें पहली कहानी सबक देती है कि जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं तो हमें हिफाजत की अहमियत का एहसास होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट टेल है। इसका जो है वो सेकंड टेल को हम देखते हैं कि उसमें क्या कहा है। द सेकंड स्टोरी टेल्स अस दैट ए सोसाइटी प्रॉस्पर्स
when its rulers are just and kind। एक दूसरी कहानी सबक देती है कि अगर हुक्मरान इंसाफ पसंद और मेहरबान होगा तो मुआशरा तरक्की कर सकता है। The third story tells us that the rulers should be just and God fearing। तीसरी कहानी सबक देती है कि हुक्मरान इंसाफ पसंद और अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट जो है, मैंने जब आपको टेल्स पढ़ाई हैं तो उसमें भी ये मॉरल लेसन्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो ये तीनों आप टेल्स को जो है तो उनका कंपैरिजन आप दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम पंक्चुएशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स का होता है। और ये जो पंक्चुएशन का क्वेश्चन होता है इसमें आपको जो है लेसन्स में से किसी एक लेसन की जो है वो लाइंस दे दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। तो आपने उन लाइंस को पंक्चुएट करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर चॉइस नहीं होती और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये आपके लेसन्स में से ही जो है वो लाइंस दी जाती हैं। तो हम इसकी आज जो है प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी आई होप कि आपने इसका एक लेक्चर जो है जो कि ऑलरेडी जो है वो हो चुका है, आपने अटेंड किया होगा। तो अब ये अनपंक्चुएट लाइंस हैं, फिर हम इनको पंक्चुएट करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें जो है उसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने ये लाइंस हैं। इफ़ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस, बट इन द प्रेजेंट केस द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लडशेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये अनपंक्चुएट लाइंस हैं, यानी इसमें आप देखेंगे किसी भी जगह पे कोई कॉमा नहीं लगा होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, कोई वर्ड कैपिटल नहीं होगा, इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमास नहीं होंगे। तो हमने जो है अब इनको जो है पंक्चुएशन मार्क्स के साथ जो है इनके मीनिंग्स को जो है वो क्लियर करना है। तो ये इसका आंसर आप देखें पहले, ये देखें इसका जो आंसर है ये मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। इसमें आप देखें सबसे पहले जो है आपने देखना ये होता है कि ये जो लाइंस हैं ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी ये रिपोर्टेड है या रिपोर्टिंग है। तो ये जो है बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो कॉमर्स के अंदर होती है, तो ये वो स्पीच है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने स्टेटमेंट को पढ़ा। कोशिश करें कि एक दफ़ा अगर क्लियर नहीं होता 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप जो है उस स्टेटमेंट को पढ़ें और उसमें जो आपको लगता है कि पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ पे लग सकते हैं उसको जो है वो आप अपने माइंड में जो है वो रखें। अब इसको हम पंक्चुएट करते हैं। ये देखें सबसे पहले जो है हमने जो है वो कॉमास इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, जिसको हम कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो है कॉमास के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसका जो कॉमास के अंदर जो वर्ड होता है उसको जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा जो है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पे हम देखें इफ़ का जो आई है उसको हमने कैपिटल कर दिया। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो काजी, चूँकि यहाँ पे काजी को एक स्पेसिफाई किया गया है तो इसलिए काजी को जो है हमने जो है इसका क्यू कैपिटल कर दिया। और उसके बाद जो है जस्टिस, यानी काजी टू सीक जस्टिस के बाद आप देखें फुल स्टॉप लगा हुआ है। यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है और जब फुल स्टॉप हम लगाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। फुल स्टॉप के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। तो यहाँ पे हमने बी को कैपिटल कर दिया। बट इन द प्रेजेंट केस के बाद जो है एक छोटा सा वक्फा आ रहा है। तो ये जो कॉमा होता है सिंगल कॉमा, ये शॉर्ट पॉज को जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। इसके और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, यानी ये चीज़ों को डिवाइड करने के लिए भी, और इसी तरीके से इसके और भी पेशवा यूसेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये शॉर्ट पॉज के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद है द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लडशेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ड। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट जो है वो क्लोज हो रही है, तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया और डॉट के बाद हमने क्या किया, हमने कॉमर्स को क्लोज कर दिया। तो ये जो है पंक्चुएशन मार्क्स जो है इसमें फिट हुए हैं। इसमें जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखा, नंबर 1 पे आप देखें तो यहाँ पे जो है आपने कॉमर्स लगाए और उसके बाद इफ़ का आई कैपिटल कर दिया चूँकि कॉमर्स की स्टेटमेंट का स्टार्ट था। उसके बाद काजी का क्यू कैपिटल कर दिया और उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा और बी इसका कैपिटल हो गया। फिर शॉर्ट पॉज आया और हमने जो है एक कॉमा लगा दिया। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि फुल स्टॉप लगा है, उसके बाद हमने कॉमर्स को क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने कॉमर्स को क्लोज करना है तो फुल स्टॉप के बाद करना है,
यानी ये जो कोटेशन मार्क्स हैं ये फुल स्टॉप के बाद है। समटाइम ये भी होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग जो कॉमाज होते हैं वो फुल स्टॉप के बाहर ही आते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस की है, तो कोशिश करें कि पंक्चुएशन के रूल्स को, अगर आपके पास कोई ग्रामर अवेलेबल है तो उसको देखें, नहीं तो पंक्चुएशन का एक लेक्चर ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुका है, उसको ज़रा आप देख लें तो इससे भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस क्वेश्चन की जो है काफ़ी हद तक क्लियरेंस हो गई होगी। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर सेशन। अब हम जो है इसकी सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। अब हमने क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ट्रांसलेशन भी हमने देख लिया है। अब हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे, और आपने मेरे साथ ये प्रैक्टिस करनी है, और इसमें जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो लर्निंग होगी। आपके सामने स्लाइड्स आएंगी और उसमें से आपने जो खुद से जो है राइट ऑप्शन को जो है वो सोचना है, फिर मैं आपको जो है उसके राइट आंसर्स भी बताऊंगा। तो अब हम जो है सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो मैं ये स्टेटमेंट बोलूँगा, इसके नीचे जो अंडरलाइन वर्ड है उसके बाद 4 ऑप्शंस होंगे, और हमने जो है राइट सिनोनिम को टिक करना होता है। तो सबसे पहले जो है मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगा, इसकी ऑप्शंस को पढ़ूंगा, और आपने अपने तौर पे जो है जो राइट ऑप्शन है उसको आपने माइंड में लेके आना है। फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा तो आपने मैच करना है। ये किस्म की आपको प्रैक्टिस मिलेगी और ये एक लर्निंग है। तो इस तरीके से जो है आपके सिनोनिम्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। He speaks to all nations and is perpetually modern. Here the underlined word is perpetually. Options are: A option is mortal, B option is eternally, option C is short-lived, option D is great. Number 2, the slave had never been at sea and experienced any calamity. Underlined word is calamity, and options are: A option is calmness, option B is warmth, option C is happiness, and option D is adversity. Number 3, after some time the boat was hit by a storm and started tossing. So the underlined word is tossing. Options are: A option is hurling, B option is drowning, option C is moving, and option D is sinking. Number 4, all remained quiet except the slave, who in fear of being drowned began to cry and tremble and created inconvenience for others. Here the underlined word is inconvenience. So options are: A option is chance, option B is comfort, option C is discomfort, and option D is noise. Number 5, when the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. Here the underlined word is displeased. Options are: drowsy, option B is satisfied, option C is dethroned, and option D is angry. Number 6, the others tried to pacify him by kindness and affection. Underlined word is pacify. A option is tease, option B is please, option C is cure, and option D is appease. Number 7, when he was about to be drowned, they pulled him back. Underlined word is pulled. Options are: A option is rescued, B option is killed, option C is sunk, option D is dipped. Number 8, a man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. Underlined word is worth. Options are: capacity, thong, idea, value. तो स्टूडेंट अब जो है हम जो इसके राइट आंसर्स को देखते हैं, और आपने जो है जो आंसर आपने सोचे हैं आपने मैच करना है कि आपकी एक्यूरेसी जो है कितने % रही है। फर्स्ट अंडरलाइंड वर्ड इज परपेचुअली। इसका मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज भी इसका आ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं राइट ऑप्शन बनती है एटर्नली। सेकेंड अंडरलाइन वर्ड इज कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है मुसीबत या आफत। तो इसकी जो राइट ऑप्शन आएगी वो आएगी एडवर्सिटी। थर्ड वर्ड इज टोजिंग। टोजिंग का मतलब होता है
हचकोले खाना, हिलना। तो इसकी आप देखें तो राइट ऑप्शन बनेगी मूवी। नेक्स्ट वर्ड इज इनकन्वीनियंस। इसका मतलब होता है तकलीफ दे, परेशान कुन। इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डिसप्लीज। डिसप्लीज का मतलब होता है नाखुश होना। तो इसकी जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगी वो है एंग्री। नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है मुतमईन करना, पुरसुकून करना। हियर द राइट ऑप्शन इज अपीज। पुल्ड। पुल्ड का मतलब होता है बचाना या खींचना। तो यहाँ पे जो सूटेबल ऑप्शन है वो बनेगी रेस्क्यू। वर्थ। वर्थ कहते हैं कदर कीमत को, वैल्यू को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू। तो स्टूडेंट ये जो है हमने जो है फर्स्ट स्लाइड में जो हमने 8 जो है सिनोनिम्स की प्रैक्टिस की है। अब आगे मज़ीद हम प्रैक्टिस करेंगे और आगे सिनोनिम्स को देखते हैं। द किंग कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड द विजडम in the action taken by the sergeant. Here the underlined word is comprehend. Options are A option, C, B option apprehend, option C understand, and D option is might. Number 10. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand. Here the underlined word is trifling. Options are long. B option is consistent. Option C is frivolous, and option D is heavy. Number 11. The foundation of oppression was small in the word, said the king. Word is oppression. And option A is depression, option B is impression, option C is expression, and option D is cruelty. Number 12. Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude is at fault. Underlined word is magnitudes. Option A is situation, option B is size, option C condition, option D nature. Number 13. A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. Underlined word is vanished. A option is tarnished, B option is disappeared, C option is disclosed, option D is discontinued. Number 14. It is related that a deer was being roasted for Noshirwan. Underlined word is related. Option A is announced, option B is narrated, option C is given, option D is valid. तो स्टूडेंट अब आपने जो है वो मैच करना है कि आपकी जो है कितनी ऑप्शन जो है इस स्लाइड में जो है वो ठीक हुई है। तो फर्स्ट जो अंडरलाइन वर्ड था कॉम्प्रीहेंड, हियर द राइट ऑप्शन इज अंडरस्टैंड। तो इसका क्लोज वर्ड एप्रीहेंड भी है, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल है वो है अंडरस्टैंड, जिसका मतलब होता है समझना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिफलिंग, फ्रीवुलस, इसका मतलब होता है मामूली, तो इसकी राइट ऑप्शन बनेगी फ्रीवुलस। ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं जुल्म को, इसकी जो राइट ऑप्शन बनेगी वो क्रूलिटी है। नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहते हैं हुजम को, इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी साइज। नेक्स्ट वर्ड इज वैनिश्ड, वैनिश कहते हैं ख़त्म होना, इख्तिताम के मीनिंग में आ जाता है, इसकी राइट ऑप्शन होगी डिसअपीयर। नेक्स्ट वर्ड इज रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब होता है बयान किए जाना, कहे जाना, तो इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो नरेटेड होगा। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. Here the underlined word is decree. Right option A is warrant, option B is poster, option C is judgment, and option D is card. Number 16. The boy was brought to the altar and the executioner was directed to slaughter the boy. Underlined word is slaughter. Option A is bring, option B is bend, option C is control, option D is slay. Number 17. A son looks at the affection of his parents. Underlined word is affection. Option A is love, option B is mercy, option C is wrath, option D is face. Number 18. I see no other refuge besides
Allah Almighty. Here the underlined word is refuge. Option A is alternative, option B is person, option C is shelter, and option D is patron. Number 19. The parents have agreed to get my bloodshed for the trash of this world. Here the word is trash. Option A is money, option B is garbage, option C is cost, option D is wealth. Number 20. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. Underlined word is Bibles. Option A is authentic books, option B is newspapers, option C is magazines, option D is digests. तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने देखना है कि आपके जो है वो कितने सिनोनिम जो है वो ठीक हुए हैं। तो फर्स्ट जो था वो वर्ड था डिक्री। डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा या ऑर्डर की मीनिंग में भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी वारंट। स्लॉटर वर्ड है, स्लॉटर का मतलब होता है कत्ल करना, ज़िबा करना। तो यहाँ पे जो है स्ले जो है इसकी राइट ऑप्शन होगी। अफेक्शन, अफेक्शन कहते हैं मोहब्बत को, प्यार को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी लव। रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं पनाह लेना, शेल्टर के मीनिंग में ये आएगा, उसकी राइट ऑप्शन होगी शेल्टर। ट्रैश, ट्रैश कहते हैं बेकार चीज़ को, जो वेस्टेज होती है, जो चीज़ जो है फजूल होती है। तो यहाँ पे गार्बेज के मीनिंग में आएगा, तो राइट ऑप्शन इसकी गार्बेज होगी। बाइबल्स, बाइबल से मुराद होता है कि जो मजहबी किताबें होती हैं, जो लहामी किताबें होती हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी अथेंटिक बुक्स। तो स्टूडेंट अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है मज़ीद कुछ सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो नंबर 21, ही फाउंड इन इट द यूनिवर्सलिटी ऑफ moral law. Underlined word is universality. Option A is abruptness, option B is ingredients, option C is mixture, option D entirety. Number 22, English scholars use Sadis translated parables in their divine books. Parable word है, option A is fable, option B is method, option C is name, option D is virgin. Number 23, an English translation of a Latin version of Persian origin. यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है वर्जन। ऑप्शन ए इज ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी इज मैगजीन, ऑप्शन सी इज पेज, ऑप्शन डी इज कॉपी। नंबर 24, एडवर्ड एर्नर हैज एप्टली डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान इन culinary terms. Underlined word is aptly. Option A is incorrectly, B is appropriately, C is negatively, D is positively. Number 25, a literary curry, a kebab of versatile genius. Here the underlined word is versatile. Option A is maximum, option B is multi-facted, option C is delicious, option D is crispy. Number 26, the slave had never been at sea and never experienced any calamity. Here the underlined word is calamity. Option A is adventure, option B is disasters, option C is venture, option D is travel. तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि इनकी राइट ऑप्शंस कौन सी हैं और आपने भी जो सोची हैं आप उनको मैच करें। फर्स्ट वर्ड इज यूनिवर्सलिटी, राइट ऑप्शन इज इंटायरिटी, इसका मतलब होता है आलमगीरियत। पैराबल कहानी को कहते हैं, जो अखलाकी कहानी होती है, तो यहाँ पे इसका आएगा फैबल। वर्जन जो है वो कॉपी को कहते हैं, तो यहाँ पे जो है वो राइट ऑप्शन कॉपी आएगी। एप्टली मुनासिब तौर पे, तो यहाँ पे आएगा अप्रोप्रिएटली। वर्सटाइल, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी मल्टी फैक्टरी। वर्सटाइल का मतलब होता है कि जिसकी जो है वो मल्टी डायमेंशनल यानी बहुत खूबियों वाली जो चीज़ होती है उसको हम वर्सटाइल बोलते हैं। इसके बाद है कैलेमिटी, ये वर्ड पहले भी हमने डिस्कस किया है लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे चेंज है। कैलेमिटी का यहाँ पे आएगा, इसका मतलब मैंने आपको बताया था आफत, तो यहाँ पे कैलेमिटी का मतलब जो है वो बनेगा डिज़ास्टर यानी मुसीबत, तकलीफ या आफत। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और जो सिनोनिम्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। 27 इज
The boat was hit by a storm and started tossing. Here the underlined word is tossing. Options are breaking, shaking, sinking, rising. Number 28. It was very inconvenient for the passenger. The underlined word is inconvenient. Options are pleasant, B option is troublesome, C option is convenient, and D option is easy. Number 29. The slave, who in fear of being drowned, began to cry and tremble. The underlined word is tremble. Options are A option shiver, B option weep, C option speak, and D option talk. Next, number 30. He clung the stern with both his hands. Underlined word is clung. Option A is moved, option B is struck, option C is stuck, option D is hit. Number 31. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. Here the underlined word is misfortune. A option is sympathy, B option is storm, C option is tragedy, D option is luck. 32. Lest it should become a custom and the village be ruined. Underlined word is custom. Or A option is convention, B option is fashion, C option is challenge, D option is profession. अब स्टूडेंट आप ज़रा मैच करें कि आपके जो है वो कितने सिनोनिम्स जो है वो सही हुए हैं, आपने कितने सही किए हैं। मैं अब इसके आंसर्स आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पे जो है 27 का जो अंडरलाइन वर्ड था वो था टोजिंग। टोजिंग का मतलब होता है मूविंग, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं हचकोले खाना। तो यहाँ पे इसका जो राइट सिनोनिम होगा वो होगा शेकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज इनकन्वीनियंट, जिसका मतलब होता है तकलीफ दे, तो इसका ट्रबलसम होगा। उसके बाद है ट्रेम्बल, जिसका मतलब होता है कांपना, तो इसका शिवर आएगा। नेक्स्ट है क्लंग, इसका मतलब होता है चिमट जाना, तो यहाँ पे आएगा स्टक। मिसफॉर्चून जो है वो इसका मतलब आएगा ट्रेजिडी, कोई भी जो है वो कोई जिसको हम कहते हैं हादसा। तो इसके बाद कस्टम वर्ड है, कस्टम का आएगा फैशन, इसका मतलब होता है रिवाज, तो फैशन भी रिवाज होता है। तो ये स्टूडेंट हमने जो है इस लेसन्स के जो सिनोनिम्स थे जो पॉसिबल बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, हमने उसकी प्रैक्टिस की है। हमने बोर्ड जो है पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है जैसे बोर्ड में ऑप्शंस आती हैं हमने उसी तरीके से ऑप्शंस के साथ इसकी प्रैक्टिस की है, और ये एक बहुत अच्छा जो है वो लर्निंग मेथड था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है इसको जो एंजॉय भी किया होगा, इसको फॉलो भी किया होगा। तो इन जो है सिनोनिम्स को याद कीजिएगा, ट्रांसलेशन को याद कीजिएगा। तो हम ये लेसन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने सबको थॉरली डिस्कस किया है। अब आप कोशिश कीजिएगा कि इस लेसन को जो है दोबारा पढ़ें। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो वहाँ से पढ़ें, नहीं तो ग्रामर, अगर किसी भी किस्म की कोई ग्रामर जो है आपके पास अवेलेबल है तो उसको देख लें। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला जो हम सबकी मुश्किलात को आसान करे, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।